दूध को पौष्टिकता की दृष्टि से संपूर्ण आहार माना गया है, पर यह तभी संभव है जब इसकी हाइजीन अच्छी हो। दुधारू पशुओं की रख रखाव, दूध का गलत भंडारण और गलत परिष्करण दूध की हाइजीन को कम करता है। वहीं दूध में मिलावट तो दूध को दूषित और जहरीला बना देता है। भारत में सबसे ज़्यादा मिलावट दूध और दूध से बनी सामग्रियों में होती है। FSSAI के मुताबिक दूध और दूध से बने सामानों में 68% तक मिलावट होती है। WHO के अनुमान के अनुसार भारत में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण 2025 तक 85% लोग में गंभीर बीमारियां होने की संभावना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार भारत में लगभग 70% लोग मांसाहारी हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत में मछली मीट बाज़ारों की हाइजीन कंडीशन अच्छी नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के कार्यक्रम में मिल्क हाइजीन, मीट हाइजीन और मिल्क अडल्ट्रेशन के विभिन्न कारणों और परिणामों पर विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं डॉक्टर विकास के पास। नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के इस अंक में आज हम बात करेंगे फूड हाइजीन की। फूड हाइजीन यानी कि खाद्य पदार्थों की स्वच्छता। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और पानी के बाद जिंदा रहने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है अच्छा खाना। अब अगर खाद्य पदार्थों की स्वच्छता अगर मेंटेन रहेगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और खाद्य पदार्थों की जो स्वच्छता है, इसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम भी अगर हम उठाएं तो बहुत ही गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज हम सामान्य तौर पे इस्तेमाल की जाने वाली खाद्य पदार्थों की जो वस्तुएं हैं उसको कैसे स्वच्छ रखना है और उसका सेवन कैसे करना है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे जो सामान्य तौर पे प्रयोग में आने वाला खाद्य पदार्थ है वो है दूध। अगर हम दूध या मिल्क की बात करें तो मिल्क जहां एक तरह अपने आप में एक सर्वोत्तम आहार है जिसमें लगभग सब कुछ, सारे न्यूट्रिएंट, सारे पोषक आहार पाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिल्क दूध एक बहुत ही अच्छा रोग के प्रसार का एक माध्यम है, बहुत अच्छा वाहक है और काफी एफिशिएंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मिल्क को कहा जा सकता है अगर उसकी साफ सफाई ना रखी जाए। और जो मिल्क में जो अशुद्धि है वो 3 जगह से आ सकती है। या तो जिस जानवर से दूध निकाला जा रहा है उस जानवर की बीमारियां दूध के द्वारा संक्रामित हो सकती हैं, या फिर जो व्यक्ति दूध निकाल रहा है या जो व्यक्ति दूध देने वाले जानवर का देखभाल करता है उसके थ्रू बीमारी फैल सकती है, या फिर वातावरण की अशुद्धि दूध में मिल सकती है और वो वाला अशुद्ध दूध रोग का कारण बनता है। अब जैसे कि फर्ज कीजिए जो वातावरण है वहां से अगर धूल मिट्टी, अगर सफाई नहीं रखी गई तो धूल मिट्टी या मक्खी वगैरह उसमें बैठ जाए या उसमें कोई चीज ऐसा मर जाए तो वो जो दूध है वो हानिकारक होता है। इसीलिए दूध की साफ सफाई जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। अब जहां तक दूध की साफ सफाई अगर हम ठीक से नहीं करें तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब इनमें से कुछ बीमारियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इसकी वजह से ब्रुसेलोसिस हो सकता है, इसकी वजह से एंथ्रैक्स नाम की बीमारी हो सकती है, क्यू फीवर हो सकता है, या फिर फुट एंड माउथ डिजीज हो सकता है, लेप्टोस्पाइरोसिस हो सकता है, टाइफॉइड या कॉलरा भी हो सकता है। तो एक लंबी लिस्ट है जो अशुद्ध दूध के सेवन से हो सकता है। अब इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों की बात करें तो ब्रुसेलोसिस जो है वो अशुद्ध दूध से हो सकता है। ये एक जीवाणु है ब्रुसेला, उसके वजह से होता है। और जब किसी को ब्रुसेलोसिस हो जाता है तो उसमें जो है व्यक्ति को बुखार आता है, लेकिन वो एक वेव में आता है, मतलब कि बुखार आता है, बढ़ता है, कम हो जाता है, फिर आता है, बढ़ता है, कम हो जाता है। और इस पैटर्न को हम अनड्यूलेंट फीवर कहते हैं। तो ये टिपिकली उन लोगों में देखा जाता है जो काउ हैंडलर्स हैं या दूध देने वाले जानवरों की देखभाल करते हैं, या फिर अशुद्ध दूध का जो लोग सेवन करते हैं। इसी तरह से एंथ्रैक्स नाम की बीमारी है जो कि अशुद्ध दूध के सेवन से हो सकती है। उसमें एक काला घाव बन जाता है शरीर के अंदर और वो काफी तेजी से फैलता है।
तो इन सब बीमारियों के बारे में, जो जानवरों से होने वाली बीमारियां हैं, उसके बारे में हम हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के में एक अलग एपिसोड करेंगे, जिसमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज 2 मुख्य बीमारियों के बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी दिया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूध को बहुत साफ सुथरा रखें। अब छोटी छोटी चीजें हैं जो दूध को साफ सुथरा रखने में हमको हेल्प करेंगी, जैसे जानवर की साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। जानवर जहां पे रहता है उस जगह की भी साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। जो एक प्रिस्क्राइब्ड मापदंड है उसके हिसाब से 6 वर्ग मीटर का इलाका एक मवेशी को मिलना चाहिए। उसके अलावा जहां मवेशी रहता है उसकी रेगुलर साफ सफाई होनी चाहिए। जो मवेशी का गोबर या जो भी एक्सक्रीटा है उसके डिस्पोजल का एक सही तरीका होना चाहिए, नाली बनी होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए। जहां पे मवेशी रहता है उसकी हफ्ते में एक बार से इंसेक्टिसाइड को जरूर छिड़काव करना चाहिए, और फिर लगभग प्रतिदिन मवेशी के रहने के स्थान की सफाई करनी चाहिए। इससे उनका जो रहन सहन का स्थल है वो साफ सुथरा रहेगा और उनके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति दूध निकालता है या गाय का देखभाल करता है उसको भी अपना हाइजीन मेंटेन करना है। अगर दूध निकालना है तो वो एक साफ सुथरे बर्तन में होना चाहिए और उसको ढक के रखा जाना चाहिए। तो मिल्क हैंडलर को भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो दूध में अगर बैक्टीरिया है तो इसका पता लगाने के लिए एक मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन नाम का टेस्ट होता है। खासकर जब दूध डेयरी में पैस्चराइजेशन के लिए या उसको परिशोधित करने के लिए लाया जाता है तो इसकी ये वाला टेस्ट हम यूज करते हैं। तो जो मिथाइलिन ब्लू टेस्ट है उसमें 3-4 दूध के सैंपल जो रखे गए हैं जिनको चेक करना है, उसमें 10 ml दूध लेके मिथाइलिन ब्लू डाला जाता है, और जो दूध सबसे लंबे समय तक ब्लू रहता है वो उतना ही प्योर होता है। और जिस दूध में मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद वो जो उसका नीला रंग है वो जल्दी से खत्म हो जाता है, तो वो दूध उसमें बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा है। तो ये एक चेक करने का तरीका है। तो अब दूध का परिशोधन, पैस्चराइजेशन की बात इसी क्रम में आती है। तो पैस्चराइजेशन में बेसिकली दूध को स्टोर करके ट्रांसफर करने का एक एम रहता है, विदाउट लूजिंग दूध के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें बने रहें और एट द सेम टाइम उसमें कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। तो पैस्चराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें 2 जो सामान्य मेथड है, एक है जिसे वैट मेथड, जिसमें दूध को लगभग 30 मिनट तक 63 से 66 डिग्री तक गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद बहुत तेजी से इसको 5 डिग्री तक लाके ठंडा किया जाता है। और ये जो विधि है गांव, स्मॉल कम्युनिटीज में, रूरल एरियाज में बहुत कारगर साबित होती है। उसी तरह से एक दूसरी विधि है जो आमतौर पे यूज होती है पैस्चराइजेशन के लिए, वो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें दूध को जल्दी से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 15 सेकेंड के लिए, सिर्फ 15 सेकेंड के लिए, और फिर उसको बहुत ही तीव्र गति से उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। यही मेथड ज्यादा यूज होता है। इस मेथड से ये इंश्योर हो जाता है कि दूध में बैक्टीरिया नहीं रहता, लेकिन दूध के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस नहीं होता। जहां तक दूध की जो पोषक तत्व हैं वो उसमें बने रहते हैं। लेकिन एक चीज ये रखना, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो पैस्चराइज्ड मिल्क है वो 8 से 12 घंटे से ज्यादा स्टोर ना किया जाए, उसका उपयोग कर लिया जाए। तो ये दूध के हाइजीन की बात हुई। दूध के बाद एक कॉमनली यूज्ड जो खाद्य पदार्थ है वो है मीट। तो जो मीट है या जो मांस है उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए साफ सुथरा मीट का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो इन बीमारियों में कुछ मुख्य बीमारियां हैं। फीता कृमि से होने वाली बीमारियां, फीता कृमि यानी कि टेपवर्म। तो बहुत तरह के टेपवर्म हैं, वो डिफरेंट शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं, जैसे टीनिया सोलियम है। तो ये आमतौर पे ये जो कृमि है वो दिमाग में पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद जब ये डिवाइड करता है तो आदमी को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। इसी तरह से ट्रिचिनेला स्पाइरालिस है, ये प्रिडोमिनेंटली मसल्स को इन्वॉल्व करता है और मसल पेन करता है। उसी तरह से फैसियोला हिपैटिका है, जो कि जिसका एक एफिनिटी लिवर की वजह से लिवर की तरफ होता है, और ये लिवर में जाके लिवर को इन्फेक्ट करता है और फिर लिवर की बीमारी पैदा करता है। इसी तरह से अगर इन्फेक्टेड मीट है तो उससे एंथ्रैक्स,
ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर एक्टिनोमाइकोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा एक अशुद्ध मीट को खाने से नॉर्मल फूड पॉइजनिंग, जिसमें उल्टी और दस्त बहुत लगातार आते रहता है, ये वाली बीमारियां हो सकती हैं। तो साफ सुथरा मीट का लेना बहुत जरूरी है। अब हम कैसे पहचान करें कि जो ये मीट है वो फ्रेश है, क्योंकि मरे हुए जानवर का मीट जो है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो वो ना बिकना चाहिए, ना मार्केट में आना चाहिए, ना हम लोग को उसका सेवन करना चाहिए। तो जो फ्रेश मीट होता है उसकी पहचान के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। जैसे जो फ्रेश मीट है वो बहुत ज्यादा पेल पिंक यानी कि फीका गुलाबी रंग का नहीं होगा, और अगर ये बहुत ज्यादा गहरे बैगनी रंग का है तब भी वो मीट खराब है। कहने का मतलब है फीका पिंक रंग या फिर गहरा बैंगनी रंग, ऐसा जो मीट है वो खाने योग्य नहीं है। जो फ्रेश मीट है जो खाने योग्य है वो फर्म और इलास्टिक होता है, यानी कि जब उसको आप दबा के देखेंगे तो वो कसा हुआ होगा, वो बहुत हल्का सा दबेगा फिर उठ जाएगा, जिसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। जो डिकम्पोज या अपघटित मांस होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसके जो मांस है वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा मीट हमको सेवन नहीं करना है। या फिर जो स्लाइमी है, जो थोड़ा सा चिपचिपा सा लगता है, जिसको छूने से हाथ में वो चिपकता है। इसी तरह से जो सड़ा हुआ मांस है उसका जो दुर्गंध होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे मीट से हम लोगों को बचना है। अब जो सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी मीट मार्केट में आ रहा है जनमानस के सेवन के लिए, वो सही हो और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक प्रतिकूल प्रभाव देने वाला नहीं हो, इसके लिए बहुत सारे मानदंड निर्धारित किए हैं। तो मॉडल पब्लिक हेल्थ एक्ट 1955, इसमें जो स्लॉटर हाउस है उसको कैसे बनाना है और उसमें क्या हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये डिफाइन किया गया है। तो इस एक्ट के तहत जैसे कि जो स्लॉटर हाउस या बूचड़ खाने हैं वो शहर से दूर होने चाहिए, रिहायशी इलाके से दूर होने चाहिए। उनकी जो दीवारें हैं वो कम से कम 3 फीट ऊंची होनी चाहिए और इम्परवियस होनी चाहिए कि उसके अंदर से कुछ निकल के ना चला जाए। इसके अलावा जो डिस्पोजल है, जो मीट निकालने के बाद का जो बच जाता है, जानवर का जो हिस्सा बच जाता है, उसके डिस्पोजल का सेपरेट एक इंतजाम होना चाहिए। और इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि स्लॉटर से पहले या फिर स्लॉटर के बाद एक ऑथराइज्ड वेटनरी डॉक्टर से वो जो मीट है या जो जानवर है जिसका स्लॉटर होना है उसका चेकिंग होता है कि ये इस जानवर का मीट खाने लायक है कि नहीं। तो ये सारे प्रावधान है जिसकी पालना से हम बच सकते हैं अशुद्ध मीट को बाजार में लाने से। और जो मीट का स्टोरेज है वो भी ऐसी जगह होना चाहिए जहां मधुमक्खी ना आए, फ्लाई प्रूफ हो, रैट प्रूफ हो। और जहां तक मीट खरीद के खाने की बात है तो सफिशिएंट क्वांटिटी में ही खरीदना चाहिए, जरूरत से ज्यादा मीट स्टोर नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके जो मीट हम बाजार से खरीद के लाते हैं उसको 1 दिन के अंदर उसका सेवन कर लेना चाहिए। उसको बहुत दिन तक फ्रिज में भी रख के उसका सेवन नहीं करने की ही सलाह दी जाती है। इसी तरह से मीट के बाद फिश की बारी आती है। तो जो फिश है वो भी मरे हुए फिश को खाना या डिकम्पोज फिश को खाने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो फ्रेश फिश है उसको हम कैसे पहचानेंगे फ्रेश फिश को? तो जो फ्रेश मछली होगी वो भी स्टिफ होगी, वो कड़ी होगी, उसमें जिसको कहते हैं कि राइगर मोर्टिस रहेगा, मतलब कि वो बहुत स्टिफ सा महसूस होगा छूने में। इसके अलावा जो मछली का फेफड़ा है जिसको गिल कहा जाता है, तो ये जो फेफड़ा है वो अगर मछली जिंदा है या फिर उसकी मृत्यु बहुत थोड़ी देर ही पहले हुई है तो वो काफी लाल दिखेगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी मृत्यु के बाद से तो वो जो फेफड़ा है वो काला हो जाएगा, जो गिल्स हैं वो काले हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा काला है उतना ही ज्यादा जो है वो मछली के मरे होने का समय ज्यादा हो गया है। उसी तरह से जो फ्रेश फिश होगा उसकी आंखें जो है वो क्लियर और काफी प्रोमिनेंटली दिखाई देंगी, वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देंगी। और जैसे जैसे मृत मछली जो है उसका जो आंखें होंगी वो उतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई देंगी, अंदर की तरफ धंसने लगेंगी। उसी तरह से मछली अगर बहुत देर मारने के बाद बहुत देर तक रखी गई है तो उसकी डेथ के बाद वो अपने आप अंदर से जो उसका विघटन शुरू हो जाता है जिसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो जो मछली में ऑटोलाइसिस होने लगा है वो बहुत ही सॉफ्ट फील होगा,
तो ऐसी मछली खाने के लिए, सेवन के लिए योग्य नहीं है। वैसा मछली हमको नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से कई बार हम टिन्ड फिश का सेवन करते हैं। तो टिन्ड कोई भी आइटम लेने से पहले हम लोगों को कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए आमतौर पे, जैसे कि जो टिन के ऊपर कोई रस्ट ना लगा हो, उसके अंदर कोई लीक ना हो, उसका कोई हिस्सा टूटा ना हो, कोई पानी या उसका जो प्रिजर्वेटिव है वो बाहर की तरफ लीक ना कर रहा हो। और जैसे अगर डिब्बे को खोलते हैं तो टिन्ड फूड अगर एक हवा में अपने आप बाहर निकल जाए तो ये फिर इसका मतलब है कि जो उसके अंदर टिन्ड फूड है वो डिकम्पोज हो गया है, और जब विघटित हो जाता है तो उसमें बहुत सारे के गैस फॉर्म होते हैं। तो वो गैस जब आप डिब्बा खोलते हैं तो वो झटके के साथ मीट या फिश के टुकड़ों को बाहर भेजता है। तो ऐसा टिन्ड पदार्थ जिसको खोलने के बाद उसके जो कंटेंट्स हैं, उसके जो अंदर के वो हैं खाद्य पदार्थ, वो बाहर ऊपर की तरफ निकल जाएं, पॉप आउट हो जाएं, तो इसका मतलब है कि वो खाद्य पदार्थ खाने के सेवन करने के लायक नहीं है। इसी तरह से अगर हम अंडे खरीदते हैं तो अंडे में भी देख लें कि कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि हल्का सा भी कोई क्रैक होगा तो साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया वो इसके अंदर क्रीप कर जाता है। और साल्मोनेला एक बहुत ही हानिकारक बैक्टीरिया है, क्योंकि इसकी वजह से टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है, जिससे आदमी की मौत भी हो सकती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले। इसी तरह से इस क्रम में एक आखिरी चीज आती है फूड हैंडलर का हाइजीन। मतलब कि जो रसोइया है, जो या कोई भी व्यक्ति जो खाना बनाता है, उसका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि एक आदमी का बनाया हुआ खाना कई लोग खाते हैं तो एक पॉइंट सोर्स से बहुत विस्तृत रूप से इन्फेक्शन फैल सकता है। और इसके लिए इसीलिए जो रसोइया है, जो फूड हैंडलर है, उसको अपने हाइजीन, अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खाना बनाते समय कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई अपना सिर के ऊपर कुछ कैप या ऐसा कुछ पहने जिससे कि बाल या उसका टुकड़ा या उसके अंदर की कोई धूल मिट्टी खाने में ना गिर जाए। इसके अलावा जो हाथ है उसका हम बार बार उसको साफ करें, सैनिटाइज करें, या फिर जो नॉर्मल हेल्दी हैबिट्स हैं लाइक शौच के जाने के बाद अपना हाथ अच्छे से साफ करें, और जहां तक हो सके बेयर हैंड से खाद्य पदार्थों को टच ना करें, जिससे कि हमारे हाथों की जो बैक्टीरिया या जो भी गंदगी है वो फूड में ट्रांसफर ना हो। और समय समय पर जितने फूड हैंडलर्स हैं उनका स्वास्थ्य का जांच होना चाहिए, उनके स्टूल की, उनके मल की जांच होनी चाहिए कि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं ग्रो कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर फूड हैंडलर्स भी ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो ये स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से बच सकता है। तो खाद्य पदार्थों का हाइजीन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए, इस पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम लोग को बचा सकती है। धन्यवाद।